morning, everyone. स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज बात करने वाला हूं उनकी जिन्होंने लोगों को मंगल बाजार से मॉल वाले बाजार में पहुंचा दिया। साबुन हो या सब्जी हो या साड़ी हो, सब में यह विश्वास जगा दिया कि सबसे अच्छा, सबसे सस्ता बिग बाजार, बिग बाजार, बिग बाजार, बिग बाजार। फ्यूचर ग्रुप, पायनियर, थॉटफुल, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, सबसे पहले घुसे थे इस धंधे के अंदर और सबसे बड़े जायंट बने। लेकिन फिर भी रिटेल का किंग माने जाने वाली ये कंपनी कैसे कंगाल हुई, आज पूरी की पूरा वीडियो देखना। बड़े सारे लेसन मिलेंगे किशोर बियानी के बारे में, जो कि फाउंडर एंड सीईओ फ्यूचर ग्रुप यानी कि पैंटलून भी, बिग बाजार भी, बहुत सारे। 4700 करोड़ का टर्नओवर था 2008 में। इंडियन रिटेल फोरम अवार्ड सारे के सारे इनको मिले। मोस्ट एडमायर्ड रिटेल ग्रुप ऑफ द ईयर इनको मिला। मोस्ट एडमायर्ड रिटेल फेस ऑफ द ईयर किशोर बियानी को मिला। मोस्ट एडमायर्ड रिटेलर हाइपर मार्केट वो भी बिग बाजार को मिला। 2009 में 100 से ज्यादा स्टोर थे, 30 करोड़ एनुअल विजिटर थे, यानी कि 1/4 पॉपुलेशन साल में कम से कम बिग बाजार जाती थी। इतना बड़ा बिग बाजार, इतना बड़ा बिग बाजार, इतना मैसिव कैसे बर्बाद हुआ? मारवाड़ी फैमिली से आने वाले, सिल्क मिल में काम करने वाले, फैमिली बिजनेस नहीं ज्वाइन किया, उन्हें मिल में नहीं, उन्हें माइलस्टोन में बहुत इंटरेस्ट था। माइलस्टोन अचीव करूंगा मैं। इन्होंने अपने एक दोस्त को देखा एक ट्राउजर पहनते हुए, स्टोन फैब्रिक का ट्राउजर, फैब्रिक अच्छा लग गया इनको। डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर दिया। 6 महीने के अंदर लाखों का प्रॉफिट कर लिया। नेक्स्ट वेंचर क्या बोले? मेंस वियर, मिल से मेंस ट्राउजर बनवाते और उनको अपनी ब्रांडिंग करनी शुरू कर दिया, अपनी ब्रांडिंग में बेचना शुरू कर दिया। 1987 में कोलकाता में पहला स्टोर खुला मेंस वियर प्राइवेट लिमिटेड। आगे चल के पैंटलून का स्टोर बना, क्योंकि पतलून थी ना वो, तो पतलून से उसको अंग्रेजी नाम देने के लिए पैंटलून नाम देने का कोशिश किया। जल्दी जल्दी सारे के सारे कस्टमर ग्रुप्स को उन्होंने टारगेट करने के लिए कपड़े बेचने शुरू कर दिए। 97 का समय था वो, जब कोलकाता में पैंटलून का पहला स्टोर खुला और एक साल में 10 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू हुआ। इंडिया में 72 से ज्यादा पैंटलून के फ्रेंचाइजी शुरू कर दिए। पैंट बेच करके जेब तो माला माल भर रही थी, लेकिन मन नहीं भर रहा था, तो आइडिया आया बिग बाजार का। बियानी ने समझा अपैरल का इनकम का 8% कपड़ों पे खर्च किया जाता है। मान लो मैं 100 रुपये कमाता हूं, उसमें 8 रुपये मैं कपड़ों पे खर्च करता हूं। इसका मतलब यह है कि मैं 92 रुपये कहीं और खर्च कर रहा हूं, क्यों नहीं वो 92 भी मैं ले लूं? तो नेक्स्ट टारगेट क्या था? कस्टमर की स्पेंडिंग में अपना हिस्सा बढ़ाना, जिसके लिए वो नए बिजनेस मॉडल को ढूंढने लगे। साउथ इंडिया में उनको नया आइडिया मिला जब 2000 में वो सरवना स्टोर गए। एक प्राइम लोकेशन पे, आउटस्कर्ट में नहीं, 6 मंजिल डिवाइडेड, अप्लायंसेस, ग्रोसरी, क्लोथ्स, ज्वेलरी, टॉयज, आई ग्लासेस, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इवन फूड काउंटर भी बना दिया, फूड तो भी किसी को भूख लगे तो खाना भी खा सके। सरवना स्टोर अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा था। पूरी इंटायर फैमिली इकट्ठे आकर के शॉपिंग करती थी। किशोर कई हफ्तों तक रोज स्टोर में जाते थे, रोज स्टोर में जाते थे। उनकी ऑफरिंग, उनकी प्राइसिंग, उनकी पोजीशनिंग, उनकी ब्रांडिंग, अंदर कैसा लगता है, उनका लुक एंड फील, उनका एक्सपीरियंस, उनके एम्प्लॉइज, उनकी क्या कॉस्टिंग आ रही है, कैसे मार्जिन पे काम कर रहे हैं, परचेज कैसे करते हैं, माल कहाँ से आता है, पीछे से लॉजिस्टिक्स, आगे का बेचने का तरीका। बियानी ने पूरा माइंडसेट पढ़ने की कोशिश करी। तो वहाँ पे फ्रूट से लेके, क्लोथ से लेके, राशन से लेके, अप्लायंस से लेके, पर्सनल केयर, अलग अलग जगह लोग लेते हैं, क्यों नहीं इनको एक ही जगह ला दिया जाए? सब कस्टमर को एक ही जगह ला करके डिस्काउंट पे रेट पे मिल जाए तो लोग खरीदने आएंगे। सारी की सारी महीने की शॉपिंग पहले एक हफ्ते के अंदर कर लेते हैं लोग, जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, और पूरा पहला हफ्ता भर जाए यहाँ पे आकर के। बिग बाजार की शुरुआत हो गई। 2001 कोलकाता में बिग बाजार का पहला स्टोर ओपन हुआ। दरवाजा टूटा था उस दिन, क्यों मालूम? इतनी भीड़ आई, दरवाजा तोड़ दिया वहाँ पे लोगों ने। 22 दिनों के अंदर कोलकाता में 2 स्टोर खोल दिए। हिल गए किशोर बियानी, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स। साल भर में 50 से ज़्यादा स्टोर खोल दिए। देखते देखते 120 शहरों के अंदर 300 से ज़्यादा स्टोर खुल गए। बिग बाजार का पहले सक्सेस मंत्रा समझते हैं, फिर फेलियर के कारण समझते हैं, क्योंकि जब दोनों चीज़ें समझेंगे तो पूरी कहानी समझ में आएगी। सक्सेस का मंत्रा था बल्क में परचेज करो, डिस्काउंट ले लो, तब सस्ता बेचूंगा। दूसरी, इंडियन कस्टमर की प्रेफरेंस को समझ करके बड़े शहरों में एयर कंडीशन स्टोर बनाया, एक्सपीरियंस अच्छा दिया, माल सस्ता दिया, कस्टमर को बाहर से स्टोर महंगा नहीं लगता था। तीसरा, कस्टमाइज्ड आउटलेट बनाए। बिग बाजार लोकल मार्केट और लोकल नीड के अकॉर्डिंगली जिस शहर में है उसके हिसाब से माल रखते हैं। वहां पे बाकी ब्रांड क्या है, एक जैसा सामान सब जगह लेके जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, यूनिफाइड परचेसिंग करते हैं। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से चले, जैसा देश वैसा भेष। नॉर्मल क्लोथ्स बनाते थे अपने कपड़ों को, सारे एम्प्लॉयज को ऐसा लगे बिल्कुल ऑर्डिनरी लड़का, कोई भी पकड़ के बात कर ले, ओ लड़का इधर, ओ छोट, ओ बात सुनो। हम्बल ड्रेसिंग, हम्बल ड्रेसिंग, एकदम बिल्कुल जैसे मतलब अप्रोचेबल सा लड़का लग रहा है। अरे सिंपल सा लड़का है, इससे तो मैं ऐसे बात कर लूँगा, अरे इसके कंधे पे हाथ रख लूँगा मैं, अरे इसको इधर आ जा बेटा, मेरे को मदद करा थोड़ी, आजा आया, थोड़ा कपड़े दिला दिया फटाफट, मेरे को देर हो रही है, आजा आजा। तो मतलब इतना हम्बल बना दिया टीम को। अच्छा, इनकी एक स्ट्रेंथ थी जो कि बाद में वीकनेस बनी, प्राइम लोकेशन।
तब इंडिया में कई लोगों के पास ना कार्स नहीं हुआ करते थे। बिग बाजार को हमेशा प्राइम लोकेशन पे ओपन किया गया, मेट्रो पे आ जाओ, बस पे आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, प्राइम लोकेशन पे, जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो। अब पैंटलून सक्सेसफुल हो गया, बिग बाजार सक्सेसफुल हो गया, बयानी इस समय किंग ऑफ इंडियन रिटेल बन चुके थे, और इंडिया का सैम वॉल्टन बोला जाने लगा इनको। सैम वॉल्टन कौन है आपको मालूम होगा ना, वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन। ये तो थी स्ट्रेंथ। फिर बिग बाजार गिरा क्यों? इतना बड़ा समुद्री जहाज गिर कैसे गया? छोटा स्टीमर होता है तो दद घुमा लेता है, जब समुद्री जहाज बड़ा हो जाता ना तो दद नहीं घूमता, तब फिर चेन लाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो पहला चीज क्या था? इसमें बेसिकली मैं आपको 8 कारण दूंगा बिग बाजार के फेलियर के 8 कारण क्या थे। पहला कारण, अग्रेसिव अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अब भाई मैं सफल हो रहा हूं, जरूरी नहीं हर चीज में होऊंगा। इंश्योरेंस में घुस गए, फाइनेंशियल सर्विस में घुस गए, स्टॉक ब्रोकिंग में घुस गए, वेल्थ मैनेजमेंट में घुस गए, मूवी बनाएंगे अब हम, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, सेम गलती, एग्जैक्टली सेम गलती किया किंगफिशर के विजय माल्या ने। विजय माल्या गया, हाँ। अब क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? अब क्योंकि इतने सारे इन्होंने कंपनी खरीदनी शुरू करी तो लाइबिलिटी और ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस बढ़ते रहे, क्योंकि एक हर्डल रेट होता है, हर कर्जे की एक कीमत होती है, हर कर्जे का एक इंटरेस्ट रेट होता है, उस इंटरेस्ट रेट को अपने मार्जिन से खाना पड़ता है। मार्जिन इतना बचाना पड़ेगा कि मैं उस इंटरेस्ट को खा सकूं, उस इंटरेस्ट को मैनेज कर सकूं। उसको बोलते हैं इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो। उससे आता है मेरा दूसरा पॉइंट, ह्यूज डेट। एक्सेसिव डेट उठा लिया मार्केट से। 2012 में 8,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया इनके ऊपर। उस समय पैंटलून उन्होंने 1600 करोड़ की बेच दी थी आदित्य बिरला ग्रुप को, 8,000 करोड़ का, जो कि इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहे थे, 1600 करोड़ में बेच दी थी। क्योंकि इनको क्या लगता था, सोल्यूशन सारी प्रॉब्लम का है ग्रोथ। अगर ग्रोथ आ रही है तो कर्जा मिल जाएगा, ग्रोथ आ रही है तो कर्जा मिल जाएगा। ये कहानी से सीखने को मिलता है किशोर बियानी, क्योंकि किशोर बियानी ने सोचा जितनी ज्यादा ग्रोथ उतना ज्यादा कर्जा, कर्जे की दिक्कत क्या, बाद में कवर अप कर लेंगे ना, बाद में कवर अप कर लेंगे। पीछे क्या हुआ, लॉन्ग पेमेंट साइकिल हो गया। तीसरा कारण, लॉन्ग पेमेंट साइकिल क्यों हो गया? क्योंकि अब ये इनके पास इस समय मार्जिन कम हो रहा था और प्रोडक्ट ऐड किए जा रहे, ग्रोसरी ऐड कर रहे, फैशन, फूड, फर्नीचर, कॉस्मेटिक, किचन, होम अप्लायंस सब ऐड कर दिया। बहुत स्पीड से बहुत बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट देता हूं, पूरा देखा करो पूरा। लॉन्ग पेमेंट साइकिल क्या हुआ कि उसको 3-3 महीने बाद पेमेंट देनी शुरू करी। सप्लायर ने डिस्काउंट नहीं दिया, सप्लायर ने माल महंगा दे दिया, बोला 3 महीने बाद पेमेंट दोगे तो 110 रुपये का बेचेंगे, आज पेमेंट कर दोगे तो 95 रुपये का दे देंगे। अब 15 रुपये की कॉस्ट वहां पे वहीं आ गई। अब क्या हुआ कि उसके कारण ये आगे कस्टमर को डिस्काउंट, पीछे से डिस्काउंट नहीं मिल रहा तो आगे कहां से दे दोगे? और अगर पीछे से डिस्काउंट नहीं मिल रहा और आगे डिस्काउंट देना पड़ रहा है कस्टमर को टिकाए रखने के लिए, तो उसके लिए फिर और कर्जा, और कर्जा तो और इंटरेस्ट कॉस्ट। तो इन्होंने क्या नया तकनीक निकाला, बोला पीछे से जो मैं खरीद रहा हूं ये मैं खुद क्यों नहीं बना लेता हूं, कॉग्स बिहाइंड द कॉग्स मैं खुद बना लेता हूं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन शुरू कर देता हूं। तो बिग बाजार प्राइम लोकेशन पे होते थे, हाई फिक्स कॉस्ट, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, किराया बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है, हर स्क्वायर फीट पे 18,000 रुपए का रेवेन्यू होना चाहिए और 7% का मार्जिन होना चाहिए। स्क्वायर फीट, एक स्क्वायर फीट पे जितना बड़ा आउटलेट है आपका, एक स्क्वायर फीट में 18,000 रुपए का रेवेन्यू होना चाहिए, 7% मार्जिन होना चाहिए। इन्होंने बड़े बड़े आउटलेट बना लिए। अब क्या हुआ उससे, इनका पर स्क्वायर फीट 18 की जगह 12,000 रुपये रेवेन्यू होता था, 12,900 रुपये का रेवेन्यू होता था, और मार्जिन 7% की जगह 3.2% मार्जिन रह गया। अब जब मार्जिन ही कम हो गया, अब लोन चुकाओगे कैसे? तो ये चले गए बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बोले मैं खुद बनाता हूं, मुझे सस्ता पड़ने लग जाएगा। जो जीन्स मैं बाजार से खरीद रहा हूं 800 रुपए की, वो जीन्स मुझे 600 रुपए की पड़ेगी, 550 रुपए की पड़ेगी। तो ये क्या सोचे, 5 साल में कवर कर जाऊंगा और कर्जा ले लेता हूं, सारी की सारी फैक्ट्रियां खुद ही खोल लेता हूं, सारी की सारी कंपनियां खुद ही खरीद लेता हूं, कर्जा लेके खरीद लेता हूं, लेकिन इस मार्जिन को बचा बचा के 5 से 7 से 10 साल में कर्जा चुका दूंगा। तो एक्चुअली सोच अच्छी थी, बहुत बड़ी सोच थी, मतलब करेज बहुत था, बहुत बड़ा करेज था उस समय। सप्लायर को पीछे हटा दिया, खुद ही कपड़े बनाने लगे, एसेंशियल बनाने लगे, ग्रोसरी भी खुद ही करने लगे, फूड पैकेजिंग भी खुद ही करने लगे। अब उसके लिए इतना ज्यादा कर्जा बढ़ गया, इतना कर्जा बढ़ गया, अब उसकी मार्केटिंग का खर्चा बढ़ गया क्योंकि एसकेयू बढ़ गए, और साथ में डेंट आ गया बॉटम लाइन पे, मार्जिन एकदम ओवर, अब कर्जा चुकाने में दिक्कत। फिर भी इनकी सोच अच्छी थी कि मार्जिन बचेगा, आगे चल के चुका दूंगा, लंबी गेम है। ये 7 से 10 साल का होराइजन लेके चल रहे थे माइंड में, ये अच्छा था। लेकिन हुआ क्या उस समय एक गड़बड़ हो गई, ई कॉमर्स आ गया उस समय। इन्होंने ई कॉमर्स ट्राई मारा था 2007-8 में, खुद भी ट्राई मारा था, लेकिन 2008 बहुत अर्ली था ई कॉमर्स के लिए, वो बहुत जल्दी थी, ये हर चीज समय से पहले करने की कोशिश करते थे। उस समय इन्होंने 350 करोड़ रुपया एक साल के अंदर जला दिया, वेबसाइट बंद कर दी, बोला ई कॉमर्स फालतू है, ई कॉमर्स से भरोसा खत्म हो गया, बोला ऑफलाइन 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 ऑफलाइन। और जियो आया, सारा ऑफलाइन
ई कॉमर्स पे शिफ्ट होता चला गया। जियो आया, सस्ता इंटरनेट आया, घर पे डिलीवरी आनी शुरू हो गई, घर पे COD कैश ऑन डिलीवरी हो गई, उसको बोला माल पसंद नहीं आया वापस कर दो, ये सब बहुत सारी फैसिलिटीज़ घर पे आनी शुरू हो गई। जियो के आते ही इनका ऑफलाइन स्टोर पे इम्पैक्ट आ गया। अब इन्होंने सोचा कि भाई मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ एक्विजिशंस कर लेता हूँ, कुछ कंपनियाँ खरीद लेता हूँ। ऑनलाइन रिटेल में मेरे को दिक्कत आ रही है तो मैं इसी टाइप की कुछ कंपनियां बड़ी खरीद लेता हूँ। नीलगिरी ग्रुप खरीद लिया इन्होंने, इजी डे हेरिटेज फूड खरीद लिया, हाइपर सिटी खरीद लिया, ई जोन खरीद लिया इन्होंने, कई कंपनियां इन्होंने खरीदने की कोशिश करी। अब जियो का रेवोल्यूशन से सब कुछ ऑनलाइन यहाँ मूव कर ही रहा था कि 8वां अध्याय जो मेरा आखिरी अध्याय है उसमें हो गई इनकी मृत्यु। मृत्यु क्यों हो गई? कोविड आ गया। इनका 85% रेवेन्यू ब्रिक एंड मोटर से आता था। ब्रिक एंड मोटर मतलब दुकान से, ई कॉमर्स से नहीं आता था। 85% दुकान से आता था। वो था डेथ वारंट। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, आप सोते हो रात को, मैं सोता हूँ रात को, देश सोता है रात को। जवान भी हमारा कभी दिन में सोता है, कभी रात को सोता है, पर कर्जा कभी नहीं सोता है। कर्जे की कोई छुट्टी नहीं होती है। कर्जा 26 जनवरी को भी जागता है, 15 अगस्त को भी जागता है, 2 अक्टूबर को भी जागता है। उसका कोई संडे नहीं, 52 के 52 संडे कर्जा चलता है। और कर्जा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। बिग बाजार बंद हो गए सारे के सारे। इसलिए बंद हो गए क्योंकि उस समय कोविड था। कोविड के शटडाउन में अब ये कहाँ से पे करें, पे करने में दिक्कत आ रही। डेट इनका बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। फ्यूचर ग्रुप पूरा का पूरा मैसिव केवल 23,000 करोड़ में बिक गया इनका। बिग बाजार जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे बड़ी गलतियां भी करता गया। बिजनेस के बेसिक्स को इग्नोर कर दिया, डेट रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर पाया, टेक इंटीग्रेशन नहीं कर पाया, कॉम्पिटिटिव कोलैबोरेशन किसी के साथ नहीं कर पाया, मार्केट ट्रेंड्स को पकड़ नहीं पाया। मैं जो 24 स्ट्रैटेजी देता हूँ ना, वो यही देता हूँ कि आप CGP ये तीनों डैशबोर्ड को संभाल सको। मेरे पास आओ केवल बिजनेस के लिए, मेरे पास आओ को मजाक के लिए, चुटकुले के लिए नहीं। कपिल शर्मा के पास चले जाओ, बाकी जगह चले जाओ, सब जगह चुटकुला चलेगा। मैं बिजनेस सिखाता हूँ कि कोर कैसे बनाओगे, अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढोगे, लीड्स को स्कोरिंग कैसे करोगे, कस्टमर का टच पॉइंट क्या होता है, नीड बेस्ड सेलिंग क्या होती है, मार्केटिंग फनल, नेट प्रमोटर स्कोर, ये सारे के सारे मैं आपको फ्रेमवर्क्स बना करके देता हूँ। और ये जो मैंने बिजनेस का बूस्टर लॉन्च किया है, इसके साथ में मैं अपनी 2 किताबें भी दे रहा हूँ, इफेक्टिव प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग अबाउट लीडरशिप। पर बात यह है, बिग बाजार फेल हुआ, डी-मार्ट सफल क्यों हुआ? चलो 2-3 मिनट और लगाते हैं, 4-5 मिनट में समझते हैं डी-मार्ट ने ऐसा क्या किया जो एकदम ऑपोजिट हो गया। इसने कोलकाता में 2001 में पहला स्टोर खोला, इसने 2002 में मुंबई में खोला डी-मार्ट ने। यहां भाई ने फैशन, फूड, जनरल मर्चेंडाइज सब कुछ कर दिया, इन्होंने केवल ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज किया। इनका इनिशियली 10 साल में 250 स्टोर खोल दिए, 250 स्टोर लोन ले लेके खोले ना, लोन डी-मार्ट ने नहीं किया था। डी-मार्ट ने 10 साल में खाली 10 ही स्टोर खोले। ये 250, ये 10, ये 250, ये 10, कितना बड़ा फर्क है? पता है क्यों फर्क है? ये क्योंकि ये पहले प्रॉफिट कमाते थे, फिर अपने प्रॉफिट से खोलते थे। ये खोलते थे, उसके लिए कर्जा लेते थे। ये प्रॉफिट कमाते थे, प्रॉफिट से खोलते थे। बिग बाजार 2024 में आज 30,000 करोड़ के कर्जे के नीचे खत्म होकर बर्बाद हो गया। पैसा नहीं चुकाने के लिए लेंडर्स पीछे पीछे घूम रहे हैं। और डी-मार्ट ये 30,000 करोड़ के कर्जे में बर्बाद हुआ। डी-मार्ट आज 3.05 ट्रिलियन INR, 365 स्टोर बना दिए पूरे देश में। क्यों? प्रॉफिटेबल काम किया। हुआ कैसे? ये जानना चाहते हो? हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि ये रेंटेड स्पेस लेते थे मॉल के अंदर। लोग मॉल में आएंगे, हाई रेंट, हाई ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। ये कहते हैं ना 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 ना, लोहे की टीन से छत बना करके कहीं बाहर आउटस्कर्ट्स में बनाएंगे, या 20 से 30 साल की लीज पे जगह ले लेंगे। बड़ा उससे क्या हो गया? इनका जो रेंटल कॉस्ट था वो इनके रेवेन्यू का 8% था, इनका रेंटल कॉस्ट इनके रेवेन्यू का 0.2% था, 0.2%। समझ रहे हो हमारी बात को? यानी कि अगर मैंने 10,000 करोड़ का धंधा किया है तो 10,000 करोड़ में से 800 करोड़ मेरा किराए में जा रहा है, और यहाँ पे कितना जा रहा है? 20 करोड़ जा रहा है। दोनों में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। इससे मार्जिन पे इम्पैक्ट आता है। बिग बाजार ने क्या किया? मैं ये भी लूँगा, ये भी लूँगा, फैशन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इलेक्ट्रॉनिक, ग्रोसरी, सब कुछ। जो आइटम ख़राब हो रही है, जो आइटम जल्दी ख़राब हो जाती है, वो सब बेचूंगा। लो इन्वेंट्री टर्नओवर। डी-मार्ट ने कहा नहीं, वही चीज़ लूँगा जो पहले तो पेरिशेबल ना हो, खराब ना होती हो, और दूसरा जो बहुत तेज बिकती हो। एवरीडे लो प्राइसिंग, हाई इन्वेंट्री टर्नओवर। ये क्या करता था? ये 5 दिन की सेल लगाता था। ये एवरीडे लो प्राइसिंग, एवरीडे लो प्राइसिंग, एवरीडे लो प्राइसिंग, और वो आइटम रखूंगा जो खराब नहीं हो और बहुत तेज बिकती हो। बिग बाजार ने एक्सपेंशन किया कैपिटल लगा लगा करके, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट। डी-मार्ट ने कहा नहीं, मेरा ग्रोथ होगा प्रॉफिट से, और 75% स्टोर जो खोलूंगा वो अपने आजू बाजू ही खोलूंगा, अपने कुछ ही किलोमीटर के अंदर खोलूंगा, ताकि मैं वहां पे सप्लाई आराम से कर सकूं, मेरी सप्लाई चेन की कॉस्ट भी कंट्रोल में रहे। ये नहीं कि एक दिल्ली खोल रहा हूं, एक मुंबई खोल रहा हूं, एक कोलकाता खोल रहा हूं, एक चेन्नई खोल रहा हूं, एक बेंगलुरु खोल रहा हूं। जहां खोला उसके कुछ किलोमीटर दूर जाकर के एक और खोल देंगे, चीप इन्वेस्टमेंट करेंगे लैंड के ऊपर, उसे पैसा नहीं लगने देंगे। तो डी-मार्ट का फोकस था
भाई धंधा प्रॉफिट के लिए होता है। CGP, कैश ग्रोथ प्रॉफिट, तीनों चाहिए। फ्यूचर ग्रुप का क्या था? ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए। केवल ग्रोथ से काम नहीं चलता। ये मार्केट ट्रेंड को समझ रहे थे, सबसे पहले घुसे थे रिटेल, लेकिन सबसे पहले ही निकल गए ऑनलाइन से। 2008 में ही ऑनलाइन से बाहर हो गए। ऑनलाइन ट्रेंड मिस कर गए, ब्रिक एंड मॉर्टर में आ गए। बिग बाजार इंडियन फैमिलीज के लिए सिर्फ एक शॉपिंग स्टोर नहीं, एक इमोशन हुआ करता था। और किशोर बियानी की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं, ये वीडियो नहीं है, बायोपिक है। लर्निंग अनलिमिटेड है। सीड से स्केल तक, सोच से सक्सेस तक, कॉन्सेप्ट से कॉन्कर करने तक, ऐसे एक बिजनेस की बेहतरीन से बेहतरीन केस स्टडीज आके देता रहूंगा। बस बिजनेस के लिए याद रखना, बड़ा बिजनेस सबको बताते जाओ, बिजनेस का एनसाइक्लोपीडिया। अब मैंने इंस्टाग्राम पे भी 1 मिनट बिजनेस सीरीज लाइनली शुरू करी है। इंस्टाग्राम पे 1-1 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस हैं। बिजनेस आइडिया ले, फट 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 फट, हमेशा याद रहेगा, हमेशा काम आएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, एक के बाद एक सारी पावरफुल केस स्टडीज को सब तक दिखा करके भारत को बिजनेस में आगे ले जाने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत